Assalamualaikum, I'm Dr. Samia Jamil and I'm going to make my fourth video on Radiant Notes FCPS Pulse by Rafullah. लास्ट वीडियो में हमने 56 पॉइंट तक किया था। अब हम 57 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें 57 पॉइंट में वो कहता है 2-year old child born premature, most common cardiac defect is PDA। अब आपने याद रखना है इसमें कि प्रीमेच्योर जो है ये हमारे पास प्रीमेच्योर भी पी से स्टार्ट होता है और पीडीए भी हमारे पास पी से स्टार्ट होता है। तो जब भी पीडीए में मोस्ट कॉमन वो प्रीमेच्योर बर्थ में कॉज पूछेगा, कार्डियक डिफेक्ट पूछेगा, तो वो आपके पास पीडीए होगा। नेक्स्ट पे वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसमें मोस्टली जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ दी हुई हैं वो टी से स्टार्ट होती हैं। सबसे फर्स्ट पे है ट्रंकस आर्टीरियोसिस। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पे वो जो बताता है इसमें है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पर्ड एट्रेजिया एंड द टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट। ये चार वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में बेसिकली बच्चों में जो है पेरीफ्रीज जैसे नेल्स होती हैं, फिंगर्स होती हैं, वो ब्लू हो जाते हैं। ये होती हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट पे वो एक एक्सप्लेन करता है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अब जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं इसमें हमारे पास आती है वीएसटी, एएसटी एंड पीडीए। हम नीचे वो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस को एक्सप्लेन करता है। इसमें कहता है फेलियर ऑफ द क्लोयर ऑफ फीटल डक्टस आर्टीरियोसिस हो जाता है हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में एंड एसोसिएटेड विद द कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मर्मर। अब ये आपने याद रखना है कि मशीन लाइक मर्मर किस में होते हैं, पीडीए में। ये हमने पहले भी पढ़ लिया इस चैप्टर के स्टार्ट में। नेक्स्ट ये कहता है पीडीए इज नॉर्मल इन यूट्रो एंड नॉर्मली क्लोजेज आफ्टर बर्थ। और पीडीए हमारे पास बंद कब होता है, आफ्टर बर्थ के, लेकिन अगर वो ओपन रह जाए तो इसे क्या कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि इसमें वो अक्सर कहता है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है और वो हिल्स पे रह रही है, हिल स्टेशन पे, और उसने बेबी को एक बर्थ दी है। तो उसमें मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कौन सा होगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। बेसिकली यहाँ पे वो हाइपॉक्सिया एक्सप्लेन करता है कि वो हाइपॉक्सिक कंडीशन में है, हिल्स पे रह रही है, तो उसमें भी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता है। इसके अलावा अगर वो पीडीए की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीडीए आपने याद रखनी है कि आइडोमेथासिन होती है। पीडीए की ड्रग ऑफ चॉइस होती है आइडोमेथासिन। नेक्स्ट पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब इसमें कहते हैं नैरोइंग ऑफ द एओर्टा हो जाती है यूजुअली डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरीज। ये कहाँ पे होती है, डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरीज पे होती है। जब सबक्लेवियन आर्टरीज निकल जाती हैं उसके बाद होती है नैरिंग ऑफ एओर्टा। हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड वीक डिलेड पल्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ब्रेकियो फेमरल डिले आ जाता है। ब्रेकियो फेमरल डिले ये भी पीछे हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, ये किसमें होता है, पेटेंट डक्टस कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में। नेक्स्ट पे कहता है विद द एज कोलेटरल आर्टरीज इरोड द रिब। नोस्ट अपीयरेंस इन द चेस्ट एक्सरे। नोस्ट अपीयरेंस इन द चेस्ट एक्सरे किसकी होती है, हमारे पास कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा की। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल एसोसिएशन भी कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है। बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल एसोसिएशन किस में होती है, हमारे पास कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में। नेक्स्ट पे वो कहते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है और साथ में हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ये दोनों हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज हैं। Transposition of great arteries is most common cause of cyanosis at the birth, and the tetralogy of Fallot, most common cause of the early childhood cyanosis, does not usually present until 1 to 2 months. Therefore, TGA is the most common at birth. अब इससे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है ये एट बर्थ होती है, लेकिन यूजुअली 1 to 2 मंथ्स के बाद अगर बेबी किसी साइनोटिक हार्ट डिजीज से प्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारे पास टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट होगी। इसके अलावा इसका एक और फीचर ये है कि अगर वो कहे कि टेट स्पेल्स आ रहे हैं बेबी में, टेट स्पेल्स कहते हैं इसे या साइनोटिक स्पेल्स कहते हैं। साइनोटिक स्पेल्स की बात करें या टेट स्पेल्स की बात करें कि बेबी में आने हैं, तो आपने याद रखना है कि हमेशा किस में आएंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आएंगे। और बेसिकली ये जो साइनोटिक स्पेल्स होते हैं इसमें ये होता है कि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं ना, जैसे फिंगर्स नेल्स हो गए हैं, ये ऑन एंड ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन शो कर रहे होते हैं।
और अगर फॉर एग्जांपल अगेन आप ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लें और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो नीचे वाले एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन कहते हैं क्या, वीएसटी होता है, उसके बाद एएसटी होता है, पीडीए होता है और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड पे आता है। लेकिन अगेन वही, अगर फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि प्री मेच्योर बर्थ है तो उसमें पीडीए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 1 to 2 मंथ में साइनोटिक डिजीज़ के साथ आया तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और मोस्ट कॉमन कार्डियक इफेक्ट एट बर्थ जो है वो वीएसटी होता है। नीचे वो फर्दर एक्सप्लेन भी कर देता है। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू में कहता है बेबी डिलीवर्ड एट 32 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। 32 वीक्स पे बेसिकली इसमें वो बता रहा है प्री मेच्योर बर्थ हुई है, क्योंकि मेच्योर बर्थ होती है 38 वीक्स पे होती है। तो प्री मेच्योर बर्थ में मैंने आपको बताया था प्री मेच्योर में हमेशा पीडीए होगा, प्री मेच्योर भी पी से स्टार्ट हो रहा है और पीडीए भी, तो पीडीए होगा हमेशा प्री मेच्योर बर्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन प्रेजेंट लॉन्ग विद द पीडीए। पीडीए के साथ कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोटिक हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट। अब याद रखना है कि इसमें जो साइनोटिक हार्ट डिजीजेज दी हुई हैं वो सारी टी से स्टार्ट हो रही हैं, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होगी ये ऑप्शन में प्रेजेंट होगी। बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल एसोसिएशन जो होती है वो किसके साथ होती है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल एसोसिएशन किस में होती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट पे कहता है कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल एसोसिएशन जो है ये किसमें होती है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में। नेक्स्ट पे अ 35 ईयर ओल्ड पेशेंट इज फाउंड टू हैव द बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। अब अगेन बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल आया तो इसकी एसोसिएशन किसमें होती है हमारे पास, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में। नेक्स्ट पे कहता है कि 10 ईयर ओल्ड बॉय हैड साइनोटिक स्पेल्स। अब साइनोटिक स्पेल्स की बात आ गई है तो आपको फौरी तौर पे ज़हन में आना चाहिए कि ये किस में होते थे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, टॉफ में होते थे। ऑन एक्सर्शन साइनोटिक स्पेल्स वर मेंशन्ड एज ऑन एंड ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स। विच इज़ योर डायग्नोसिस। तो हमारे पास टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है ये टेट स्पेल या साइनोटिक स्पेल में हमारे पास किस में होते हैं, टॉफ में। नेक्स्ट पे अगेन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करता है। प्रेग्नेंट वुमेन लिविंग एट हिल स्टेशन, अगेन हिल स्टेशन और प्रेग्नेंट वुमेन की बात है तो ये किस में होगा, पीडीए में होगा, ये याद रखना आपने। प्रेजेंट एट टर्म विद a labor pain, ultrasound relieve normal fetus with no anomaly, which anomaly can still be present at birth। पीडीए जो है वो प्रेजेंट हो सकती है जब प्रेग्नेंट वुमेन हिल स्टेशन पे रह रही होगी। Next again, long scenario infant having the cyanotic cyanosis after crying along with the VST pulmonary stenosis possible जो है हमारे पास डिजीज वो क्या होगी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। साइनोसिस किसमें होता है हमारे पास, साइनोटिक हार्ट डिजीज में, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सी है, टॉफ। नेक्स्ट पे वो कहता है कि द वीनस PO2 विल बी क्लोज टू 70 mmHg इन द कंडीशन लेफ्ट टू द राइट शंट। अब आपने याद रखना है लेफ्ट टू द राइट शंट में जो हमारे पास वीनस PO2 लेवल हैं वो ऑलमोस्ट कितने होंगे, 70 mmHg। टोटल रट्टा MCQ है लेकिन अच्छे से रट्टा लगाना। नेक्स्ट पे कहता है इन द फीटल लाइफ शंटिंग ऑफ द ब्लड बिटवीन द पल्मोनरी टैंक एंड द एओर्टा अकर थ्रू द पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। बेसिकली जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता है ना, फीटल ड्यूरेशन में सर्कुलेशन इसके थ्रू हो रही होती है, लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, ये भी एक MCQs आता है हमारे पास कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस बंद कब होता है, तो आपने लिखना है फ़ौरन जो आफ्टर बर्थ होता है ना, आफ्टर बर्थ उसके बाद हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस बंद हो जाता है। द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द पीडीए, ये भी ऊपर मैंने बताई है, इंडोमेथासिन जो है ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर पीडीए। नीचे वो मोस्ट कॉमन MCQs बता रहे हैं। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अब इसने साइनोटिक हार्ट डिजीज़ लिख दी है और मोस्ट कॉमन, तो साइनोटिक में ये सारी टी वाली आ रही थी, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो टॉफ है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। उसके बाद कहता है मोस्ट कॉमन लार्ज वेजल एनोमली। लार्ज वेजल एनोमली जो होती है वो हमारे पास याद रखना है पीडी होती है। इसके अलावा पी से पीडी है तो अगर प्री टर्म बेबी है तो भी पेटेंट डक्टस आर्टीरियस होगा, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन भी पी से है, पी से प्रेग्नेंट है, वो हिल स्टेशन पे रह रही है, तो भी मसला किसका होगा, पीडीए का। नेक्स्ट पे कहता है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अनोमली। अगर वो साइनोटिक नहीं लिखता है, सिर्फ कंजेनिटल कार्डिक अनोमली पूछता है या अनोमली ऑफ द कंजेनिटल हार्ट, तो वो वीएसटी होगी, लेकिन अगर वो साथ साइनोटिक लगा देता तो याद रखना टॉफ होगा। फिर कहता है मोस्ट कॉमन हार्ट कंडीशन एसोसिएटेड इन द प्री मेच्योर बेबीज। जो प्री मेच्योर में पी से स्टार्ट हो रहा है और पीडीए भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो प्री मेच्योर बेबीज में पीडीए मोस्ट कॉमन होगा।
फिर कहता है मोस्ट कॉमन एनॉमली इन द प्री मेच्योर में अगेंस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, तो पीडीए जो होती है वो होती है प्री मेच्योर इन्फेंट्स में। नेक्स्ट हम 58 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास वो एक्सप्लेन करेगा पल्स प्रेशर को, स्ट्रोक वॉल्यूम को, मीन आर्टीरियल प्रेशर को। इसमें बेसिकली टोटल फार्मूलाज हैं, ये थोड़ा टाइम लेंगे याद होने में, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। पेपर में इस पोर्शन से 2 to 3 एमसीक्यूज़ ईजीली आ जाते हैं। अब ये हमें कहता है कि पल्स प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आपने याद रखना पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। नीचे हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें ये पल्स प्रेशर की बात कर रहा है ना, सबसे पहले आपने याद रखना है कि पल्स प्रेशर जो होता है ना वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। मीन्स कि अगर पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, या वाइस वर्सा कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है तो पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा। और ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंप्लायंस, या आर्टीरियल कंप्लायंस लिख लें इसे। ये आर्टीरियल कंप्लायंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आर्टीरियल कंप्लायंस कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आर्टीरियल कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जो हमारे पास आर्टीरियल कंप्लायंस है ये आपने याद रखना है विद द एज डिक्रीज़ करती है। तो ये विद द एज डिक्रीज़ करेगी तो हमारे पास क्या होगा कि कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर रही है, कंप्लायंस डिक्रीज़ कर रही है, तो हमारे पास पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा विद द एज। आगे हम ये टेबल पढ़ लेते हैं। इसमें कहते हैं कि पल्स प्रेशर इज़ इक्वल टू द सिस्टलिक ब्लड प्रेशर और द डायस्टलिक प्रेशर। अब बेसिकली जो हमारे पास हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो इस तरह से आता है 120/80। जो 120/80 आता है इसमें ये हमारे पास सिस्टलिक प्रेशर होता है 120, और 80 हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है पल्स प्रेशर। अगर हम 120 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा, और ये हमारे पास आता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट पे कहता है पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट पे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस। आर्टीरियल कंप्लायंस के क्या क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर वो बढ़ रही है तो वो कम हो जाएगा, वो कम हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पे कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पल्स प्रेशर इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टू रिमेंबर, और ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पल्स प्रेशर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि पल्स प्रेशर क्या है, ज़्यादा होगा या कम होगा। नेक्स्ट पे कहता है डिक्रीज इन द कैपेसिटेंस सच एज दोज अकर विद द एज। मतलब एज के साथ कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है पल्स प्रेशर को, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस पल्स प्रेशर के। नीचे वो कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंक्रीज इन द पल्स प्रेशर होता है इन कंडीशंस में जो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और डिक्रीज इन पल्स प्रेशर होता है इन कंडीशन में जो इस साइड पे एक्सप्लेन किए हैं। इंक्रीज इन पल्स प्रेशर बेसिकली ओल्ड एज में होता है जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस डिक्रीज होती जाती है और पल्स प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज हो जाता है पल्स प्रेशर, और एओर्टिक रिगर्गिटेशन में इंक्रीज हो जाता है पल्स प्रेशर, एओर्टिक स्टिफनिंग में, आइसोलेटेड सिस्टलिक हाइपरटेंशन इन एल्डरली। इसमें क्या होता है, हमारे पास पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब एओर्टिक रिगर्गिटेशन में आपने हमेशा याद रखना है कि जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और एओर्टिक स्टीनोसिस में पल्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, याद रखना है। रिगर्गिटेशन में इंक्रीज होगा और स्टीनोसिस में डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक में भी कम हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट में भी कम हो जाएगा, एडवांस्ड हार्ट फेलियर में भी हमारे पास जो पल्स प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वो यहाँ पे भी हमारे पास वही एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है इसमें पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सरसाइज में भी हमारे पास पल्स प्रेशर जो है इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं वो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर की। अब जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना, बेसिकली ये मेन सर्कुलेटरी ड्राइव फॉर ब्लड फ्लो होती है। अगर वो एमसीक्यूज में पूछे मेन सर्कुलेटरी ड्राइव फॉर ब्लड फ्लो क्या है, मेन सर्कुलेटरी ड्राइव
फॉर ब्लड फ्लो, तो वो हमारे पास क्या है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब इस केस में तीन फार्मूलाज दिए हुए हैं, इन्हें आपने बाय हार्ट याद करना है बहुत अच्छे से। इसमें कहता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ना, ये एक तो इसका ये फार्मूला 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। बेसिकली ये हमारे पास होता है ना, ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो हम लेते हैं ये हमारे पास सिस्टलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है। तो कहता है कि ये 2/3 होता है डायस्टोलिक प्रेशर का और 1/3 होता है सिस्टलिक प्रेशर का। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाता है, जो मेन सर्कुलेटरी ड्राइव फॉर ब्लड फ्लो है। इसके अलावा सेकंड फार्मूला, अगर हमारे पास सिर्फ डायस्टोलिक प्रेशर अवेलेबल है, सिस्टलिक ब्लड प्रेशर अवेलेबल नहीं है, तो हमने मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालना है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर जो है वो इन दोनों का माइनस होता है, 120 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास पल्स प्रेशर। तो 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर और साथ में डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर। और थर्ड फार्मूला में अगर वो हमें सिर्फ कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस देता है, तो हम कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस करेंगे तो ये हमें देगा मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये तीनों मीन आर्टीरियल प्रेशर के फार्मूलाज हैं जो आपको आगे फर्दर वैल्यूज दे के भी वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो आपको आने चाहिए। नीचे वो कहता है कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। अब हमारे पास इसका ये फॉर्मूला, ये हमने अच्छे से याद करना है। इसे हम इस तरह से भी लेके जा सकते हैं कि अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम हमने निकालना है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द हार्ट रेट। ये हम इस फार्मूला को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करके जो सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं। कहता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन्ड बाय द इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली जब एक्सरसाइज को इंसान स्टार्ट करता है ना, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है, जिससे जो उसकी कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल लेट स्टेज ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी टाइम हो गया उसे एक्सरसाइज करते हुए, तो कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन बाय इंक्रीज हार्ट रेट ओनली। तो फिर जो कार्डियक आउटपुट चीज़ मेंटेन करेगी वो सिर्फ हार्ट रेट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं होगा। नेक्स्ट पे वो टेबल में बता रहा है हमें स्ट्रोक वॉल्यूम को। यहाँ पे उसने हमें बताया कि हम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें हार्ट रेट से तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, कार्डियक आउटपुट की एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे डाइल्यूशनल डाई डाल के डाई डाइल्यूशनल मेथड से हम कार्डियोग्रीन डाई डालते हैं और एओर्टा में हम कार्डियक आउटपुट को मेजर कर सकते हैं। एओर्टा में हम मेजर करते हैं कार्डियक आउटपुट और हम कार्डियोग्रीन डाई यूज़ करते हैं। इसके लिए आगे ये एमसीक्यूज में वो देगा तो वहाँ भी हम थोड़ी एक्सप्लेन कर लेंगे इसे। नेक्स्ट में हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली इज़ द वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल ऑन ईच बीट। अब ये अगर हमारे पास हार्ट है, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, अब ये वेंट्रिकल्स जब प्रॉपर पंप करेंगे तो जो टोटल ब्लड इनसे इजेक्ट होगा पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा में, वो बेसिकली हमारे पास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम विद ईच हार्ट बीट के साथ जो वेंट्रिकल इजेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। कहता है इज एक्सप्रेस बाय द वेंट्रिकल फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें कहता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस द एंड सिस्टलिक वॉल्यूम। ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टलिक वॉल्यूम ये देता है। फिर कहता है कि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारे पास जो एक निमोनिक है उसमें क्या होता है, सीवी कैप होता है, एसवी कैप होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इंक्रीज विद द कंट्रैक्टिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी या एक्सरसाइज की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल प्री लोड इंक्रीज हो गया अर्ली प्रेगनेंसी में या इंक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से, वीनस रिटर्न अगर इंक्रीज हो जाए तो वो भी हमारे पास क्या करता है, प्री लोड को इंक्रीज करता है। तो किसी भी वजह से अगर प्री लोड इंक्रीज हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आफ्टर लोड डिक्रीज कर गया हमारे पास तो वो भी क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। अब आपने अगेन ये वाला टेबल अच्छे से याद करना है। वीडियो को स्टॉप कर दें यहाँ पे और अच्छे से इस टेबल को याद करें, देन कंटिन्यू योर एमसीक्यू विद मी। नीचे वो स्ट्रोक वॉल्यूम पे एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहा है। नीचे कहता है कॉज ऑफ द इंक्रीज पल्स प्रेशर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली जो हमने पीछे पल्स प्रेशर पढ़ा था कि पल्स प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था
कि पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रोक वॉल्यूम के, मतलब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहते हैं कॉज ऑफ इंक्रीज पल्स प्रेशर इज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा सिस्टोल विच ऑफ द फॉलोइंग अकर। पल्स प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें अगेन वही बात है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमारे पास पल्स प्रेशर भी जो है वो कम हो जाएगा। कहते हैं इट आल्सो कम एज आफ्टर एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड ईसीजी शो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल the next normal ventricular contraction that occur after extrastole would produce increased pulse pressure due to increase in the contractility of the ventricle। अब इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि इंक्रीज पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स की वजह से होता है। बेसिकली अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे इसके साथ रिलेट करें, ये सारा टेबल आपने रिलेट करके एक दूसरे से पढ़ना है। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होने का कॉज वो क्या बता रहा है, एंग्जाइटी कंट्रैक्टिलिटी बता रहा है, साथ में एक्सरसाइज बता रहा है। तो अगर कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कराएगी, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो इन रिटर्न क्या कराएगा, इंक्रीज करा देगा पल्स प्रेशर को। फिर वही बात, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज बट नाइदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉट डायस्टोलिक प्रेशर इन इंक्रीज, व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो इसमें कहता है पल्स प्रेशर एंड द मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज। अब स्ट्रोक वॉल्यूम याद रखें हमेशा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पल्स प्रेशर के, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा और पल्स प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कि पल्स प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे रिलेट करके पढ़ना है सारे टेबल को कि कौन सी चीज़ किसके साथ कहाँ से रिलेट हो रही है और किस तरह से वो नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट पे कहता है इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम विद अनचेंज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिजल्ट इन। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो पल्स प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन द पल्स प्रेशर हो जाएगा विद इंक्रीज इन द मीन आर्टीरियल प्रेशर। बेसिकली जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना उसका एक फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा है, उसमें कहता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो अगर फॉर एग्जांपल पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ये भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमें कहता है कि एक्स्ट्रा सिस्टोल बीट डिक्रीज पल्स प्रेशर ड्यू टू द डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। पल्स प्रेशर डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ड्यूरिंग रेस्ट इन अ वेल ट्रेन्ड एथलीट देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो एथलीट का ज़्यादा हो चुका होता है नॉर्मल पर्सन से एक्सरसाइज कर करके। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपने ऑप्ट करनी है स्ट्रोक वॉल्यूम की, सेकंड पे आपने कार्डियक आउटपुट पे जाना है। नेक्स्ट पे कहता है ट्रेंड एथलीट डिक्रीज हार्ट रेट बट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज। आपने याद रखना है एथलीट्स में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उनका और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नीचे जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा है उसमें था पल्स प्रेशर, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टलिक प्रेशर माइनस द डायस्टलिक ब्लड प्रेशर। इसमें अगेन वही था कि ये हमारे पास सिस्टलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और अगर हम इसमें से इसे माइनस करें तो 40 आता है, और ये हमारे पास क्या होता है, पल्स प्रेशर। फिर कहते हैं पल्स प्रेशर इंक्रीज बाय द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द आर्टरीज देन एओर्टा। दिस इज टोटल रट्टा एमसीक्यू, अच्छे से याद करना आपने कि pulse pressure is increased by maximum resistance in arteries than in aorta। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि रिगार्डिंग द पल्स प्रेशर इट इज डिक्रीज इन द सिस्टेमिक प्रेशर। पल्स प्रेशर इट इज डिक्रीज इन सिस्टेमिक प्रेशर क्या करेगा कि पल्स प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। फिर कहता है हाईएस्ट पल्स प्रेशर जो होता है वो हमारे पास फेमरल आर्टरी में होता है, ये हमने पहले भी एक पेज पे पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट एरियाज़ में कंपेयर किए थे। अब याद रखें आपने कि पल्स प्रेशर जो है वो हाईएस्ट किस में होता है, फेमरल आर्टरी में। फिर कहता है पल्स वेव्स वेलोसिटी कैन यूज टू डिटेक्ट द ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज़। अब बेसिकली जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक्सट्रीमिटीज़ तक कितना ब्लड लेके जा रहा है। तो इसलिए कहता है कि पल्स प्रेशर, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मतलब उतना ज़्यादा हार्ट पंप कर रहा है और उतना ज़्यादा ब्लड का फ्लो अच्छा है और उतना ज़्यादा वो पेरिफ्रीज तक जा पा रहा है। तो pulse wave velocity can be used to detect the blood flow to the extremities।
नेक्स्ट पे मीन आर्टीरियल प्रेशर के एमसीक्यूज हैं। इसमें कहता है मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट इनटू द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो मीन आर्टीरियल प्रेशर ऊपर दिया हुआ है ये उसका थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। इसमें कहता है मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू द डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। ये सेकंड वाला फॉर्मूला ऊपर वाले टेबल से ले रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे कहते हैं इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम वाइल कीपिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक प्रेशर इज नॉर्मल व्हाट विल हैपन इंक्रीज इन मैप हो जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम इस तरह से काम करता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो इक्वल होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास मीन आर्टीरियल कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल होता है कार्डियक आउटपुट इनटू द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास यहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या कर देगा मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर देगा। ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज मेंटेन बाय, याद रखना मीन आर्टीरियल प्रेशर से होता है द मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ऑफ द ब्लड फ्लो इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ऑफ द ब्लड फ्लो क्या होती है मीन आर्टीरियल प्रेशर। देन कार्डियक आउटपुट की बात करता है, कहता है द कार्डियक आउटपुट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज व्हाट परसेंटेज टू द कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये है 100%। दिस इज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है पास्ट में भी। ये कार्डियक आउटपुट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो आपने याद रखना है कि व्हाट परसेंटेज 100%। नेक्स्ट पे कहता है कार्डियक आउटपुट व्हेन डिवाइडेड बाय द हार्ट रेट इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से हम देख लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट व्हेन डिवाइडेड बाय द हार्ट रेट, यहाँ से हम देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट को जब हम डिवाइड करेंगे हार्ट रेट से तो दिस विल बी इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर लास्ट पे ये हमें एक एमसीक्यू में कहता है आप पर्सन टू स्टेयर्स टू द फोर्थ फ्लोर इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट हो गया विल बी ड्यू टू इंक्रीज प्रीलोड। जब हमारे पास जो होता है ना हम भाग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना तो हमारी लेग्स के जो मसल हैं वो ज़्यादा पुल होते हैं तो वो आर्टरीज जो होती हैं वो ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो ब्लड जो है वेन्स भी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट यानी जो हमारे पास वीनस रिटर्न टू द हार्ट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है तो दैट मीन्स प्रीलोड इंक्रीज़ कर जाता है। लास्ट एमसीक्यू है इस पेज का, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द आफ्टर लोड इज़ द ब्लड प्रेशर। आफ्टर लोड का जो बेस्ट इंडेक्स है उसे देखने के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से हम मेजर करते हैं कि आफ्टर लोड बेसिकली आफ्टर लोड जो वो होता है कि जो वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है बाय द हार्ट वेंट्रिकल से, तो वो हमें बेसिकली सबसे अच्छा जो है वो ब्लड प्रेशर बताता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इसमें ये कहता है कि कार्डियक आउटपुट मेयर्स बाय द डाई डाइल्यूशनल मेथड एंड द डाई शुड बी मेयर्ड इन द एओर्टा। अब हमारे पास डाई डाइल्यूशनल मेथड से हम कार्डियक आउटपुट देखते हैं और डाई को हम मेयर कहाँ पे करते हैं एओर्टा में। फिर कहते हैं कीपिंग एंड डायस्टोलिक लेंथ कांस्टेंट हाउ कैन द कार्डियक आउटपुट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। आप एंड डायस्टोलिक लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं और कार्डियक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज कैसे होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट पे कहता है डाई यूज ड्यूरिंग द इंडिकेटेड डाइल्यूशनल मेथड टू मेयर द कार्डियक आउटपुट, जो हम एओर्टा में मेयर करते हैं इज द कार्डियो ग्रीन डाई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि हमारे पास कार्डियो ग्रीन डाई यूज़ होता है डाई डाइल्यूशनल मेथड में जिसमें हम कार्डियक आउटपुट मेयर करते हैं इन द एओर्टा। नेक्स्ट पे हम 59 एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है फास्टेस्ट कंडक्शन कहाँ होती है, हमारे पास पिरकिंजी फाइबर्स में होती है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसे एक हार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो होते हैं, ये ऐसे नोड है, ये हमारे पास ए बी नोड होता है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास पिरकिंजी फाइबर आ रहे होते हैं। तो इसमें वो हमें क्या कहता है कि जो फास्टेस्ट कंडक्शन है वो हमारे पास कहाँ पे हो रही होती है पिरकिंजी फाइबर्स में। यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन जो है वो फास्टेस्ट हो रही होती है। नेक्स्ट पे वो कहता है पीस मेकर एक्टिविटी, जो पीस मेकर पेस मेकर रेट है वो कहाँ पे होते हैं।
तो एसए नोड का पेसमेकर रेट जो है ये सबसे हाई होता है एसए नोड पे। सेकंड पे ये हमारे पास एवी नोड पे हाई होता है, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस या परकंजी फाइबर्स पे आता है जो हमारे पास पेसमेकर का रेट है। ये आपने याद रखना है कि स्पीड और पेसमेकर रेट में दोनों में डिफरेंस रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे कहता है स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा परकिंजी फाइबर्स में होती है। पहले वो पेसमेकर रेट की बात कर रहा था, वो एसए नोड का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवी नोड का होता है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस का होता है। लेकिन अगर वो बात करें स्पीड ऑफ कंडक्शन की तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास बंडल ऑफ हिस में होती है या परकिंजी फाइबर्स में होती है। बल्कि हमने परकिंजी फाइबर याद रखना है। परकिंजी फाइबर में हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एट्रिया में होती है, उसके बाद वेंट्रिकल्स में होती है, उसके बाद जाके कहीं एवी नोड में आती है। ये थी हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन। इसके अलावा वो नीचे एक्सप्लेन करता है लोकेशन कि हमारे पास एसए नोड कहाँ पे होता है और एवी नोड हमारे पास कहाँ पे होता है। अब जो एसए नोड जो होता है ना ये हमारे पास सब एपिकार्डियम में होता है, ये अपर पोर्शन ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनलिस होता है। ये अगर अगेन हम यहाँ पे हार्ट को बनाएं, अगर हम ये वापस एक हार्ट कंसीडर करें यहाँ पे और इस तरह से हम हार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो राइट एट्रियम का ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना सब एपिकार्डियम या अपर पोर्शन ऑफ सिस्टर्ना टर्मिनलिस, यहाँ पे होता है हमारे पास एसए नोड। एस से याद रखें, एसए नोड भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सब एपिथीलियम सब एपिकार्डियम भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो एसए नोड जो होता है वो हमारे पास सब एपिकार्डियम में होता है और ये होता है अपर पोर्शन ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास एवी नोड। एवी नोड जो होता है ये हमारे पास एंडोकार्डियम में होता है, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द इंट्राएट्रियल सेप्टल। ये अब हमारे पास इंट्राएट्रियल सेप्टल है, इसके पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट पे हमारे पास क्या होता है एवी नोड। ये हमारे पास ऐसे नोड था, ये है हमारे पास एवी नोड। और जो हमारे पास कंडक्शन सिस्टम है वो याद रखना आपने सब एंडोकार्डियम में होता है हमारे पास कंडक्शन सिस्टम। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऊपर ही हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल आपको पूछे कि पिरकिंची फाइबर्स जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन क्यों होती है, तो एक कॉज इसका ये होता है कि ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल होते हैं। पिरकिंची फाइबर जो हैं इन्हें कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बने होते हैं, ठीक है। सेकंड पे इन्हें ये भी होता है कि इनका डायामीटर जो होता है वो वाइडर होता है, या आप इस तरह याद रख लें कि पिरकिंची फाइबर का लार्जर डायामीटर होता है, या याद रख लें कि वाइडर डायामीटर होता है। इसी तरह इसका डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से इसमें कंडक्शन जो है ज़्यादा होती है। इस तरह पिक्चर फॉर्म में आप याद रखेंगे तो ज़्यादा इजीली याद रहेगा कि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है पिरकिंची फाइबर का, इसलिए क्या होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है ये ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर वो ये तो हमने देख लिया कि स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो पिरकिंजी फाइबर में ज़्यादा है, तो इसका रीज़न ये है। और अगर वो ये कह दे कि ऐसे नोड में पेसमेकर रेट सबसे ज़्यादा ऐसे नोड में क्यों है, तो इसका कॉज़ ये होता है कि ये जनरेट करते हैं इम्पल्सेस एट फास्टर रेट। ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट पल्सेस एट फास्टर रेट। और साथ में हम ये भी याद रख लेंगे कि इसकी हाईएस्ट डिस्चार्ज होता है इस पे, हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज भी होता है हमारे पास ऐसे नोड पे, इसलिए ये हमारे पास पेस मेकर रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे होता है। लेकिन हमारे पास कंडक्शन सबसे ज़्यादा हाई जो होती है वो होती है परकिंजी फाइबर्स में, क्योंकि परकिंजी फाइबर्स का डायमीटर जो है वो वाइड होता है। अब नीचे हम इससे रिलेटेड इसके एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। अब इसमें कहता है कि नाउ लेट्स प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। अब ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बना होता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट पे वो कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन, ये होता है हमारे पास सब एंडोकार्डियम में। ये जो हमारे पास याद रखना है कि कंडक्शन सिस्टम स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल से बना होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास सब एंडोकार्डियम में। नेक्स्ट पे कहता है वो कि स्लोएस्ट कंडक्टिंग सिस्टम इज हार्ट इज एवी नोड। अब ये आपने याद रखना है कि स्लोएस्ट जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन वो सबसे ज़्यादा पिरकिंजी फाइबर्स में होती है। पिरकिंजी फाइबर्स के बाद वो एट्रिया में आ जाती है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में सब उससे कम होती है और लास्ट पे जो है एवी नोड है। एवी नोड याद रखना लास्ट पे है। कंडक्शन से रिलेटेड अगर बात करें तो एवी नोड हमारे पास लास्ट पे आएगा।
नेक्स्ट कहते हैं वेरापामिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन हार्ट जो है ये इंक्रीज कर देता है एवी नोडल डिले को। अब बेसिकली वेरापामिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्रीज एवी नोडल डिले को इस तरह से करता है कि जो हमारे पास कंडक्शन है यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल्स में वो थोड़ी लेट हो जाती है, वेरापामिल ये कॉज करता है, तो ये एवी नोडल डिले कराता है। वेरापामिल एक्ट ऑन बोथ डिक्रीज द एसए नोड एंड एज वेल एज एवी नोडल एक्टिविटी। तो ये ओवरऑल ये क्या कराता है, हमारे पास एवी नोडल डिले करा देता है वेरापामिल। फिर अगेन लोकेशन पूछ रहा है, टिपिकल लोकेशन ऑफ एसे नोड क्या होती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनलिस में आती है, ये हमारे पास ये पार्ट बनता है तकरीबन। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट एक्ट ऑन एसे नोड जो है वो वेरापामिल है। वेरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट करेंगे एसे नोड पे तो डिक्रीज करा देंगे एसे नोड एक्टिविटी को, साथ में एवी नोड एक्टिविटी भी डिक्रीज करा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एवी नोडल डिले हो जाएगा ड्यू टू वेरापामिल, एवी नोडल डिले हो जाएगा। नेक्स्ट पे कहते हैं टिश्यू प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द सिल्कस टर्मिनलिस बीनीथ द क्रिस्टा टर्मिनलिस। याद रखना है क्रिस्टा टर्मिनलिस का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे एस नोड प्रेजेंट होगा। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा प्री पोटेंशियल जिसका है वो कौन है, एस नोड। ये बात आ रही है पेस मेकर एक्टिविटी की या पेस मेकर रेट की, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, एस नोड पे। करेक्टरिस्टिक ऑफ द राइट वेंट्रिकल क्या है, गिव राइज टू द पल्मोनरी ट्रंक। अब जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है वो पल्मोनरी ट्रंक को ओरिजिन होता है उसका। स्पीड ऑफ द करंट इज हाईएस्ट इन विच कंडक्टर सिस्टम। अब स्पीड या कंडक्शन की बात करेगा तो वो किस में हाईएस्ट होगी, परकिंजी फाइबर्स में। अबाउट परकिंजी फाइबर स्पेशलाइज कार्डियक मसल सेल होते हैं ये। कंडक्शन इंक्रीज इन परकिंजी फाइबर ड्यू टू दे हैव वाइडर डायमीटर। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि वाइडर डायमीटर होता है, लार्जर डायमीटर होता है, इस वजह से इनका कंडक्शन सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। इंक्रीज कंडक्शन इन द वेंट्रिकल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द परकिंजी फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द परकिंजी सिस्टम कंट्रीब्यूट फॉर द हायर स्पीड ऑफ द कंडक्शन, तो इनका लार्ज डायमीटर होता है। कंडक्शन वेलोसिटी इन द परकिंजी फाइबर इंक्रीज ड्यू टू लार्ज डायमीटर, अगेन वही बात। The highest conduction velocity is cardiac tissue is found in Purkinje fiber. अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ इसमें मैं कि अगर वो बात करें कि स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा किस में है तो वो पिरकिंजी में आएगा। पिरकिंजी के बाद अगर वो बात करेगा तो एट्रिया की करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स की करेगा और लास्ट पे एवी नोड आएंगे अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ कंडक्शन। और अगर पेस मेकर एक्टिविटी या फायरिंग रेट की बात करें तो ऐसे नोड का सबसे ज़्यादा होगा, नेक्स्ट पे एवी नोड का होगा और नेक्स्ट पे आएंगे बंडल ऑफ हिस या पिरकिंजी फाइबर्स। नेक्स्ट पे वो पेसमेकर की बात कर रहा है, कहता है कि इफ़ एब्सेंट पी वेव्स एंड द नॉर्मल क्यू आर एस एंड टी। अब इसमें एब्सेंट पी वेव्स है तो दैट मीन्स वहाँ पे ऐसे नोड्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे नोड नहीं है तो कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, ए वी नोड से। तो वेयर द पेस मेकर कौन एक्ट करेगा, एज अ पेस मेकर एक्ट करेगा ए वी नोड, क्योंकि वहाँ पे पी वेव्स जो हैं वो एब्सेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे ऐसे नोड भी एब्सेंट है हमारे पास। लेकिन इसमें साथ में वो कह रहा है कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स और टी वेव्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहते हैं पेशेंट प्रेजेंट विद द हार्ट रेट 25 वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। अब इसमें वो बता रहे हैं कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स वाइड है, वेयर द पेस मेकर लोकेटेड, तो ये हमारे पास परकिंजी फाइबर्स में होंगे। हार्ट रेट मतलब 25 है और वाइड क्यूआरएस है, तो पेस मेकर एज अ पेस मेकर कौन एक्ट करेगा, परकिंजी फाइबर, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी एज अ पेस मेकर वो बहुत हल्की है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिले कॉज कर देते हैं या वाइड कर देते हैं क्यूआरएस कम्प्लेक्स को। नेक्स्ट पे कहते हैं ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज जनरेट इम्पल्सिस एट द फास्टर रेट। के ऊपर भी मैंने बताया है कि ऐसे नोड फास्टर रेट में इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए एज अ पेसमेकर एक्ट करता है। लेकिन अगर पी वेव्स एब्सेंट हैं तो मतलब ऐसे नोड नहीं है वहाँ पे, तो वो हमारे पास एवी नोड वहाँ पे पेसमेकर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। और अगर हार्ट रेट वो कहे 25 है और साथ में क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हमारे पास जो है वो परकिंजी फाइबर एज अ पेसमेकर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे कहते हैं इन डिफेक्टिव कंडक्टिव टिश्यू डैमेज ऑफ द हार्ट एंड आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी प्लेस्ड। आप कहते हैं कि डिफेक्टिव कंडक्टिव टिश्यू है तो हार्ट जब भी हमें वो कहेगा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर रखना है तो वो मॉडरेटर बैंड में रखेंगे। और इस कार्डियक सिस्टम के स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो मॉडरेटर बैंड है ना वो हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल में। याद रखना है हमेशा राइट वेंट्रिकल में हमारे पास मॉडरेटर बैंड होता है। और अगर
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डैमेज हो गया तो हमने आर्टिफिशियल हार्ट जो है पेसमेकर वो कहाँ पे रखना है, मॉडरेटर बैंड में या राइट वेंट्रिकल में। फिर कहता है इन अ पर्सन विद अ थर्ड डिग्री एवी कंडक्शन ब्लॉक वेयर शैल द पेसमेकर इलेक्ट्रोड बी प्लेस। याद रखना है कि हमेशा राइट वेंट्रिकल में हमने पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर को प्लेस करना है, और ये हमारे पास कहाँ पे होता है कि मॉडरेटर बैंड में प्लेस करते हैं, और मॉडरेटर बैंड कहाँ पे होते हैं हमारे पास, राइट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट पे कहते हैं ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर बिकॉज हाईएस्ट फायरिंग रेट। अब ऐसे नोड का फायरिंग रेट ज़्यादा होता है इसलिए ये एज अ पेसमेकर एक्ट करती है। नेक्स्ट पे कहते हैं इट आल्सो कम्स एज ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर बिकॉज ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन। बेसिकली इसमें फेज 4 डीपोलराइजेशन होती है, वहाँ पे करंट फ्लो करता है, इसलिए ऐसे नोड एज अ पेसमेकर एक्ट करता है। साथ में याद रखना है ऐसे नोड एज अ पेसमेकर क्योंकि इसमें सोडियम करंट इनवर्ड आता है। ये अब ऊपर वाले टेबल से अलग वाले एमसीक्यू है कि सोडियम करंट इनवर्ड आना स्टार्ट कर देता है, और ये हमारे पास फेज 4 होती है डीपोलराइजेशन की। तो इसमें क्या होता है हमारे पास ऐसे नोड एज अ पेसमेकर एक्ट करता है। फेज 4 डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस ऐसे नोड ड्यू टू इनवर्ट करंट इनटू द सेल। सोडियम करंट हो रहा होता है इनवर्ट। फिर कहते हैं ऐसे नोड इज पेसमेकर बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ द डिस्चार्ज। अब ऐसे नोड हमारे पास एक्ट क्यों कर रहा होता है पेसमेकर के तौर पे, क्योंकि हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है इसमें, और जनरेट करता है इम्पल्सेस एट फास्टर रेट। नेक्स्ट 60 एमसीक्यू में वो हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें क्या डिफरेंस है। अब बेसिकली आपने याद रखना है कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है ना, ये फाइट और फ्लाइट मोड में आती है, और फ्लाइट और फाइट मोड में जब आप गुस्से में होते हो या आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपके पास क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हार्ट काजेज द इंक्रीज डायस्टोलिक ऐसे नोड रेट। ऐसे नोड रेट जो है ये इंक्रीज करा देता है। फिर नीचे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट एंड द कंडक्शन वेलोसिटी। क्या होंगे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। कहते हैं ऐसे नोड एट्रिया एंड द एवी नोड हैव द पैरासिम्पैथेटिक वेगल इनर्वेशन बट द वेंट्रिकल्स डोंट। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कहाँ पे होती है हमारे पास, सिर्फ होती है ऐसे नोड पे, एट्रिया में और एवी नोड में, वेंट्रिकल्स पे नहीं होती। कहते हैं डिक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को, डिक्रीज कर देते हैं कंडक्शन वेलोसिटी को, और इंक्रीज कर देते हैं पीआर इंटरवल को। पीआर इंटरवल बेसिकली वो इंटरवल होता है ना जो एट्रिया कंट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने के दरमियान में आता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को स्लो कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो इसे भी स्लो कर देता है। तो पीआर इंटरवल जो है ये ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, या एवी नोडल डिले हो जाता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा, कम कराएगा। हार्ट रेट भी कम कराएगा, कंडक्शन वेलोसिटी भी कम कराएगा थ्रू एवी नोड, और पीआर इंटरवल को इंक्रीज कर देगा क्योंकि हमारे पास एवी नोडल डिले आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे इसमें कहता है सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट एंड द कंडक्शन वेलोसिटी क्या होंगे। इसमें नॉर एपिनेफ्रिन इन द न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है बेसिकली हमारे पास फाइट और फ्लाइट मोड में। याद रखना है कहाँ पे होती है, फाइट और फ्लाइट मोड में होती है। इसमें ये होता है कि एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। इसमें कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिंग ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर स्पेक कर रहा होता है। हार्ट के जो रिसेप्टर होते हैं, याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट, इंक्रीज हो जाती है कंडक्शन वेलोसिटी, और डिक्रीज हो जाती है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल बेसिकली ये हमारे पास पी होता है और ये क्यू आर एस है, और जो हमारे पास पी है ये एट्रियल कंट्रैक्शन पे आता है और आर जो है ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पे आता है। तो पीआर इंटरवल वो होता है जो इन दोनों के दरमियान का डिले होता है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्रीज हो गया, दैट मीन हार्ट बीट इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, एट्रिया जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ये है ये डिक्रीज हो जाएगा पीआर इंटरवल, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। इसके आगे थोड़े एमसीक्यू एक्सप्लेन करता है। कहता है द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द हार्ट वाया द वेगस होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो किसके थ्रू होती है, हार्ट की वेगस नर्व के थ्रू। रिगार्डिंग द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विच इज़ करेक्ट इंक्रीज कर देती है पीआर इंटरवल को। याद रखना है कि पीआर इंटरवल क्यों इंक्रीज होता है, मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया है। इसे रिपीट पे सुने और फिर देखें कि पीआर इंटरवल इंक्रीज क्यों हो रहा है। नेक्स्ट पे कहते हैं इफेक्ट ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ द ऐसे नोड डीपोलराइजेशन हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट जो है वो हार्ट पे क्या होता है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ ऐसे नोड डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है
वो आ जाती है, क्योंकि डीपोलराइजेशन में इंक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स होता है। इंक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स से क्या होता है, हार्ट जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करता है। फिर कहता है इट आल्सो कम विद द स्लाइड चेंज इन द स्टेम एंड द ऑप्शंस इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट इज द इंक्रीज एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन का मतलब ये है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जो है वो फोरी फोरी हमारे पास इम्पल्सेस जा रही हैं। तो इसमें क्या होगा, इम्पल्सेस जल्दी से वहाँ जाएंगी, पीयर इंटरवल छोटा हो जाएगा। पीयर इंटरवल जो होता है ये एट्रिया से वेंट्रिकल्स के दरमियान का इंटरवल होता है, ये कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू इंक्रीज इन हार्ट रेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे कहते हैं पैरासिम्पथेटिक कॉजेज डिक्रीजेस हार्ट रेट बाय कॉजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एट ऐसे नोट। ये डिक्रीज कराता है सोडियम इन्फ्लक्स को। पैरासिम्पथेटिक क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा सोडियम इन्फ्लक्स को, और सिंपथेटिक क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा सोडियम इन्फ्लक्स को। नेक्स्ट पे कहते हैं वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द मायोकार्डियम एक्ट्स प्रीडोमिनेंटली एट ऐसे नोट कॉजिंग द अल्टर्ड सोडियम परमानेंटली परमेबिलिटी, सॉरी, वेगल स्टिमुलेशन क्या कराती है, सोडियम परमेबिलिटी को चेंज कराती है। इसमें चेंज ये होता है कि डिक्रीज करा देती है सोडियम परमेबिलिटी को। वेगल स्टिमुलेशन बेसिकली पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है, तो जिसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक में क्या होगा कि हार्ट रेट कम हो जाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। फिर कहते हैं स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑन हार्ट क्या आएगा, डिक्रीज हार्ट रेट। बेसिकली आपने याद रखना है, जो हमारे पास वेगल स्टिमुलेशन है वो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक में एक्ट करी होती है, और पैरासिम्पथेटिक क्या कराता है, डिक्रीज कराता है हार्ट रेट को और डिक्रीज कराता है सोडियम इन्फ्लक्स को, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन कम हो जाती है और हार्ट रेट कम हो जाता है। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट कर रहा होता है इन सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, और ये इंक्रीज करा देता है सोडियम इन्फ्लक्स को। सोडियम इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा, सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगा हार्ट रेट, और साथ में इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। नेक्स्ट 61 पॉइंट में कहता है कि हार्ट मसल एक्ट एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन। अब याद रखना है गैप जंक्शन किस में होते हैं, हमारे पास तीन टाइप ऑफ मसल से, कार्डियक, हार्ट और साथ में स्केलेटन और स्मूथ मसल, लेकिन गैप जंक्शन याद रखना है हमेशा सिर्फ कार्डियक मसल्स में होते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट इंक्रीज इन एक्सरसाइज, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स फंक्शन इंक्रीज हार्ट रेट। अब ये जो हमारे पास ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है ये क्या कराता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। इसमें कहते हैं कि द brain bridge reflex, also called the arterial reflex, is an increase in the heart rate due to the increase in the central venous pressure. इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर हो जाता है तो इंक्रीज प्रीलोड हो जाएगा, इंक्रीज प्रीलोड हो जाएगा तो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। ज़्यादा ब्लड पुश होगा एट्रिया से वेंट्रिकल आगे ज़्यादा पल्मोनरी टंक और एओर्टा को ब्लड देंगे। Different of the increased hydrostatic pressure of the kidney from the heart is increased osmotic pressure along the capillary flow. तो कहता है कि डिफरेंस ऑफ द इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द किडनी फ्रॉम द हार्ट, इसका रीज़न क्या होता है कि इसमें इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अलॉन्ग कैपिलरी फ्लो के। फिर कहता है थर्ड ईयर स्टूडेंट अटेंडिंग सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सडनली कोलैप्स कर जाता है डर लग के या किसी भी तरह से, तो उसका बीपी जो है वो भी कम है। तो इसमें बेसिकली जब बच्चा अचानक से किसी चीज़ को पहली दफ़ा देख के डरावनी चीज़ को बेहोश हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये आगे वो फर्दर एक्सप्लेन भी करेगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। इसमें कहता है अ वुमन हैड द MI 48 और लेटर शी कोलैप्स। MI हुआ है और 48 घंटे बाद वो कोलैप्स कर रही है। ऑन ECG देयर इज़ अ इर्रेगुलर लो वोल्टेज वेव्स। अब ये नहीं है वेव्स आना बंद हुई हैं, इर्रेगुलर लो वोल्टेज वेव्स आ रही हैं बार बार, जो एक प्रॉपर हमें क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं दे पा रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, री एंट्री ऑफ द करंट हो रही है, मतलब करंट बन रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो एक प्रॉपर एक वेव दे दे, लेकिन वो एक शॉर्ट वेव दे पा रहा है इर्रेगुलर लो वोल्टेज। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, री एंट्री ऑफ द करंट हो रही है।